नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, श्री A.O. ह्यूम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। किससे जुड़ा हुआ प्रश्न है? वो जुड़ा हुआ प्रश्न है ये A.O. ह्यूम से। A.O. ह्यूम मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके संस्थापक माने जाते हैं। मतलब इन्हीं का विचार था क्या? कांग्रेस। तो कांग्रेस जो संगठन बना जिसने भारत की आज़ादी के लिए प्रयास किया, उस संगठन का जो प्रथम विचार था या मूल विचार था वो किसके द्वारा दिया गया था? श्री A.O. ह्यूम के द्वारा दिया गया था। और कब स्थापना हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुई थी ये भी पता होना चाहिए, ये हुई थी बम्बई में। तो ये सारी बातें हमने शायद पहले भी देख ली हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहां पर हुई? तो बंबई में। अब बात यहां पर क्या की जा रही है प्रश्न में, तो प्रश्न में ये भी देख लेते हैं कि जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम वो क्या थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है गया है। पहला दिया है पत्रकार, दूसरा है राजनीतिज्ञ, तीसरा दिया है सिविल कर्मचारी और चौथा दिया है स्थल सेवा कर्मचारी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है क्या? सिविल कर्मचारी। तो ये जो A.O. ह्यूम थे वो अंग्रेजों के तरफ से भारत में एक सिविल सेवक के तौर पर कार्य कर रहे थे और इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सिविल कर्मचारी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? किसको? सरोजिनी नायडू की बात की जा रही है। सरोजिनी नायडू कौन है? तो सबसे पहले आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ये एक कांग्रेस की सदस्य रही हैं और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हें भारत की स्वर कोकिला भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आज़ादी के बाद जब भारत का नया राज्य बनाया जाता है, मतलब जब आज़ाद हो जाते हैं हम, तो जब नए राज्यों का निर्माण होता है तो ये एक राज्य उत्तर प्रदेश, उसकी पहली महिला राज्यपाल के तौर पर भी हमको दिखाई देती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इनसे जुड़ा हुआ, सरोजिनी नायडू से जुड़ा हुआ। और वो प्रश्न ये है कि वो किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हुई दिखाई देती हैं। तो उसके पहले कि किस अधिवेशन में अध्यक्षता की इन्होंने, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कांग्रेस की तरफ से महिला के तौर पर, ध्यान रखेंगे, कांग्रेस की तरफ से महिला के तौर पर दूसरी महिला थी। कौन सी महिला थी? तो दूसरी। तो पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी ये आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली थी कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। और दूसरी के तौर पर दिखाई देता है कौन? सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट जी जो हैं वो एक विदेशी मूल की महिला थी, आयरिश मूल की महिला थी, जबकि भारतीय मूल की प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन दिखाई देता है? वो दिखाई देती हैं सरोजिनी नायडू। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है 1918, दूसरा दिया है 1925, तीसरा दिया है 1929, चौथा दिया है 1931। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ष 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये अधिवेशन हुआ था वर्तमान उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कहां पर हुआ था? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के कानपुर में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। 4 ऑप्शन है। पहला अरुणा असफ अली, दूसरा विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा सरोजिनी नायडू और चौथा नाम दिया है श्रीमती एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का जवाब क्या है? श्रीमती एनी बेसेंट। ध्यान रखेंगे, श्रीमती एनी बेसेंट ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कब बनी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1917 में बनी। कहां पर हुआ था यह अधिवेशन? तो यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो कलकत्ता में वर्ष 1917 का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता एक महिला ने की और उन महिला का नाम है एनी बेसेंट। और ये जो श्रीमती एनी बेसेंट हैं यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। इनके बारे में ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि ये एक भारतीय महिला नहीं थी, ये एक आयरिश मूल की महिला थी। कहाँ से थी ये? तो ये आयरलैंड से संबंधित थी। कौन सा देश? तो आयरलैंड से संबंधित थी ये, और इसलिए इनको कहा जाता है आयरिश मूल की महिला। तो ये एक भारतीय नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न का सही जवाब क्या है आपके लिए यहाँ पर? श्रीमती एनी बेसेंट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि वह एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर हमको बनते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको पहले तो ये जानना चाहिए कि महात्मा गांधी मात्र एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और वो अधिवेशन था वर्ष 1924 का
वर्तमान कर्नाटक के बेलगांव में हुआ अधिवेशन? तो इस प्रश्न में जो सही जवाब होगा वो है बेलगांव। देखिए पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा, तो बेलगांव ही वो जगह है जो कहां पर है, तो वर्तमान जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य में स्थित दिखाई देता है कौन सा, बेलगांव। कब हुआ ये अधिवेशन, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, वर्ष 1924 में। तो वर्ष 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कर्नाटक के, वर्तमान कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर कौन दिखाई देते हैं, महात्मा गांधी, और एकमात्र बार ही वो ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं। तो महात्मा गांधी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ये सारी बातें उनसे जुड़ी हुई हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मतलब यहाँ पे 4 अलग अलग अधिनियम दिए गए हैं, इन चारों में से वो कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत सचिव, कौन सा पद, तो अंग्रेजों के द्वारा भारत सचिव का पद निर्मित किया गया। तो पहला दिया है मार्ले मिंटो सुधार 1908, दूसरा ऑप्शन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1858, तीसरा ऑप्शन दिया है भारत परिषद अधिनियम 1861, चौथा ऑप्शन दिया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 जो था अंग्रेजों का, उसके द्वारा ही अंग्रेजों ने भारत में भारत सचिव का पद निर्मित किया। और ये जो भारत सचिव होता था वो एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य हुआ करता था और वो ब्रिटेन में ही रहा करता था, और इसके अधीन जो व्यक्ति हुआ करता था वो हुआ करता था भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल। और ये वायसराय जो होता था ये अपनी रिपोर्ट को, जो भी भारत से संबंधित बातें होती थी उनको इसी सचिव को पहुंचाता था, और ये सचिव उन सारी रिपोर्ट्स को संसद या ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करवाता था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार था अंग्रेजों के द्वारा कि भारत की समस्याओं को देखने के लिए ब्रिटेन में एक पद बनाया गया जिसका नाम है भारत सचिव। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार क्या जन गण मन कहां पर गाया गया था? तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो जनगण मन है ये वर्तमान में हमारा क्या है, राष्ट्रगान है। क्या है, तो राष्ट्रगान। और इस राष्ट्रगान को रचने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है कौन, आपके रविंद्रनाथ टैगोर। तो ध्यान रखना है आपको कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं वही इस गीत के रचयिता हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित गीत जन गण मन ही बाद में क्या बनता है, भारत का राष्ट्रगान। तो यहां पर प्रश्न ये पूछा गया है कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार यह गीत कहां पर गाया गया था? यानी कि कांग्रेस की ये जो 4 अलग अलग जगहों पर नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें पहली बार इस गीत को गाया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसी अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया, जन गण मन नामक गीत गाया गया, और जिसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और यही गीत बाद में हमारा क्या बनता है, राष्ट्रगान। तो डेट, ईयर और वो लोकेशन सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कितनी बार बने कांग्रेस के अध्यक्ष, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 3। ध्यान रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। कब बने वो भी आपको पता होना चाहिए। पहली बार बने 1929 में। कहां पर हुआ ये अधिवेशन? तो लाहौर में हुआ, ये ध्यान में रखना होगा आपको। दूसरी बार बने अप्रैल 1936 में, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ वो भी आपको ध्यान रखना होगा, हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था? वर्तमान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तीसरी बार बने कब? दिसंबर 1936 में ही, इसी साल। और वो कहाँ पर बने? तो फैजपुर में। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? तो 3 बार बने। पहली बार बने 1929 में जो कि लाहौर में हुआ, दूसरी बार बने वर्ष अप्रैल 1936 में जो कहां पर, वो लखनऊ में, और तीसरी बार बने वो दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष। तो 3 ये नाम है, 3 जगह हैं, 3 वर्ष है, ये आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेता नरमपंथी नहीं था? तो आप सभी को पता है कि कांग्रेस जो है उसमें आपको 2 तरह के दल दिखाई देते हैं, एक है नरम दल, दूसरा है गरम दल। तो नरम दल और गरम दल दोनों में अलग अलग तरह के नेता दिखाई देते हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। पहला नाम दिया है लाला लाजपत राय, दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा A.O. ह्यूम और चौथा दिया है G.K. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। इन चारों नामों में से जो व्यक्ति नरमपंथी नहीं दिखाई देता है वो है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। आपको पता ही होना चाहिए कि लाला लाजपत राय जो है वो गरम दल के महत्वपूर्ण नेता थे। गरम दल में आपको दिखाई देता है लाल बाल पाल। लाल का मतलब यहाँ पर लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल।
तो ये जो लाल बाल पाल थे उन्हीं में से एक थे कौन, लाला लाजपत राय, जो कि किस दल के नेता हैं, वो हैं गरम दल के नेता कांग्रेस के। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि किस अंग्रेज गवर्नर के समय, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल या वायसराय के समय वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कहां से, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई? तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में कलकत्ता को विकसित कर रखा था, और वर्ष 1911 में वो इस चीज़ की घोषणा करते हैं कि अब, यानी कि अगले साल से, वर्ष 1912 से भारत की राजधानी कलकत्ता ना होकर के दिल्ली होगी। तो ये आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि कब घोषणा की, तो 1911 में, और 1911 में घोषणा की और उसके तहत ही वर्ष 1912 से। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल, कौन सा, तो 1 अप्रैल 1912, ये जो तिथि है 1 अप्रैल 1912, इस समय से ही भारत की राजधानी क्या हो गई, दिल्ली। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानकारी कि 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। उसके पहले क्या थी, कलकत्ता। ये आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको इन और अन्य बातों को भी ध्यान रखना होगा। पहले तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया कि वह कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल था जिसके समय में 1911 में घोषणा हुई थी? तो 4 ऑप्शन है। पहला है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग और चौथा है वॉरेन हेस्टिंग्स। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग ही वो गवर्नर जनरल था जिसके समय में ये घोषणा होती हुई दिखाई देती है हमें। अब ये घोषणा हुई थी तो ये भी जुड़ा हुआ, कभी कभी इससे जुड़ा और प्रश्न आता है कि कब हुई थी, तो 1911 में हुई थी। लेकिन साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि किस दरबार में हुई थी और किसकी उपस्थिति में ये घोषणा हुई थी। तो 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि यही वो वर्ष है, यही वो समय है जिस समय अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, सॉरी। तो ध्यान रखेंगे 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की और इसके लिए दिल्ली में उन्होंने एक दरबार आयोजित किया। कौन सा? उसका नाम है दिल्ली दरबार। तो ध्यान रखेंगे, एक दरबार बुलाया, एक मीटिंग बुलाई जिसका नाम है दिल्ली दरबार। किस चीज़ के लिए बुलाई? तो मैंने बताया कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करने के लिए बुलाई। और इसी दौरान उन्होंने यह भी घोषणा की अंग्रेजों ने कि अगले साल से 1912 से भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली हो जाएगी। इस दरबार में जो व्यक्ति यहाँ पहुंचा था उसका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कौन सा व्यक्ति था जिसकी उपस्थिति में ये सारी बातें की गई या जिसकी उपस्थिति में ये सारी घोषणा की गई। तो वो व्यक्ति था कौन? ब्रिटेन का तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम। कौन? तो ब्रिटेन का उस समय का जो सम्राट था जॉर्ज फिफ्थ, 5वें नंबर का जॉर्ज। तो जॉर्ज पंचम जो उस समय वहाँ का क्या था, सम्राट ब्रिटेन का, उसके उपस्थिति में ही ये सारी घोषणाएं की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली में एक दरबार या मीटिंग आयोजित की जिसका नाम है दिल्ली दरबार, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आता है वो दिखाई देता है जॉर्ज पंचम, जो कि उस समय का ब्रिटेन का क्या था, बादशाह बोल लीजिए या सम्राट बोल लीजिए। और उसकी उपस्थिति में ही अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, साथ ही साथ दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की भी घोषणा कर दी। ये जो सारी घोषणाएं होती हैं वो करता हुआ व्यक्ति जो हमें दिखाई देता है वो है उस समय का गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। तो प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? 4 ऑप्शन है। पहले तो गदर पार्टी के बारे में जान लीजिए कि गदर पार्टी क्या है और 4 ऑप्शन देख लेते चलिए। पहले तो मॉस्को, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को या कराची। तो गदर पार्टी, ये जो गदर पार्टी है ये पहले तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये पार्टी है क्या। तो ये जो पार्टी है ये भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है उस स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह की बनाई गई पार्टी है। तो पहले तो इसके 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब है उसको देख लिया जाए यहाँ पर कि गदर पार्टी का मुख्यालय, क्या पूछा गया है, मुख्यालय कहाँ था? तो मॉस्को, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को या कराची। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर है ये? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में आपको क्या दिखाई देती है, गदर पार्टी, वहीं पर ये पार्टी बनाई गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। अब ये जो पार्टी बनी किस लिए थे इसको भी जान लीजिए। ये पार्टी बनाई गई थी भारत में अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे शोषण की जानकारी अमेरिकी और दुनिया के अन्य देशों के लोगों को देने के लिए। तो भारत का कैसे शोषण कर रहे थे अंग्रेज, इस बात की जानकारी अमेरिकी जनता तक पहुंचाना, साथ ही साथ जो विश्व का मीडिया था उस समय वहां पर उन सभी को देने के लिए, उन सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही अमेरिका में एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम है
गदर पार्टी। और इस पार्टी के जो संस्थापक दिखाई देते हैं वो कौन है, तो वो है लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो लाला हरदयाल। और इसके बाद इस पार्टी से कई सारे अन्य जो नेता हैं वो जुड़ते हैं। तो लाला नामकरण पर भी आ जाते हैं कि इसका नामकरण से भी कभी कभी प्रश्न आता है कि इसका नामकरण क्या दिखाई देता है, तो इसका नामकरण दिखाई देता है गदर पार्टी। गदर का मतलब होता है विद्रोह, और ये जो नाम इस पार्टी के लोगों ने इसका अपना चुना था वो चुना था 1857 के विद्रोह के आधार पर। तो भारत में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको ही गदर कहा जाता है। तो विद्रोह के लिए एक शब्द है गदर, उसी शब्द का प्रयोग किया इस पार्टी ने अपने नाम के लिए। तो गदर पार्टी जो बनी अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में, उसने अपना जो नाम लिया था वो नाम लिया था उसने 1857 के गदर से अपना नाम लिया था। तो जो 1857 का महान विद्रोह हुआ भारत में, उसी विद्रोह को आधार बनाकर इस पार्टी ने अपना नाम रखा, क्या, गदर पार्टी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन नीचे दिए गए 4 नामों में से वो कौन सा व्यक्ति था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। इन 4 नामों में से कौन सा व्यक्ति, वही हमको देखना है। पहला नाम दिया गया लाला हरदयाल, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा नाम दिया है सरदार भगत सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने ही कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि वह प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करती है। मतलब वह एक सक्रिय राजनीति नहीं करती, वो एक ऐसी राजनीति नहीं करती जिससे देश की जनता उसे जुड़ सके। वो केवल अंग्रेजों से अनुनय और विनय की नीति पर ही चल रही है। तो अंग्रेजों के साथ अनुनय और विनय की नीति कर रही है कांग्रेस। ऐसा कहने वाले, पहली बार ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो दिखाई देते हैं वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये ध्यान में रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था। पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा मदन लाल, तीसरा है उधम सिंह और चौथा नाम दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन चारों नामों में से वो कौन सा व्यक्ति है जो या तो गरम दल से संबंधित नहीं था या फिर उग्र पंथ के विचार से संबंधित नहीं था। तो इस प्रश्न में जो हमको 4 नाम दिखाई देते हैं, पहला नाम तो देखिए बाल गंगाधर तिलक, वो गरम दल से थे। मदन लाल जो है वो भी उग्र पंथ से या गरम दल से समझ लीजिए, और उधम सिंह भी जो है वो एक उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे। तो इन तीनों में नाम, जो पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम है, तीनों ही कहीं ना कहीं गरम दल या उग्र विचारधारा वाले दलों से संबंधित थे। जबकि चौथा नाम जो दिया है यहाँ पर वो है क्या, गोपाल कृष्ण गोखले, वो एक नरम दल के नेता माने जाते हैं। तो कौन से दल के, नरम दल के। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न में आपको क्या ध्यान देना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है इसका नेतृत्व, और कौन सा आंदोलन, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आंदोलन है होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब शुरू हुआ। तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। अब नीचे दिए गए जो 4 कथन हैं, उन 4 कथनों में से कौन सा कथन इस आंदोलन के संबंध में असत्य दिखाई देता है। पहला है इसका नेतृत्व लोकमान्य तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल सही है कि इसका नेतृत्व किसने किया, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने। लोकमान्य तिलक ने इसको उत्तर भारत में चलाया। कहां पर चलाया, तो उत्तर भारत में। जबकि जो एनी बेसेंट थी उन्होंने इसको कहां पर चलाया, तो दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत में इसको नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं लोकमान्य तिलक, और दक्षिण भारत में इसको नेतृत्व प्रदान करते हुए दिखाई देती हैं श्रीमती एनी बेसेंट। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि तिलक एवं एनी बेसेंट ने अपने अपने पृथक लीग की स्थापना की। ये बात भी सही है, मैंने जैसे बताया उत्तर और दक्षिण। तो ये प्रश्न, ये भी बात सही है। तीसरा दिया है होम रूल लीग आंदोलन दूसरे विश्व युद्ध के प्रति भारत की प्रतिक्रिया थी। और चौथा ऑप्शन दिया है एनी बेसेंट ने पृथक होम रूल लीग जॉर्ज एंड्रयूज के साथ स्थापित की। तो ये जो पहला पॉइंट है वो भी सही है, दूसरा पॉइंट है वो भी सही है, तीसरा पॉइंट भी सही है कि जॉर्ज एंड्रयूज की सहायता से ही होम रूल लीग आंदोलन चलाया था किसने, एनी बेसेंट ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा क्या, होम रूल लीग आंदोलन दूसरे विश्व युद्ध के प्रति भारत की प्रतिक्रिया थी। मतलब ये जो है ये गलत कथन है, ऐसा नहीं था। होम रूल लीग जो है वो भारत में भारतीय लोगों के द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजों की जो नीतियां थी, शोषणकारी नीतियां थी, उनके विरुद्ध एक आवाज थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम भारत के लोग अपना खुद का शासन चाहते हैं, स्वशासन चाहते हैं, होम रूल, घर का शासन। तो हम अपने स्वशासन की मांग करते हैं। हम अंग्रेजों से मांग करते हैं कि अंग्रेज हमें छोड़ करके चले जाएं, वो हमारे ऊपर और अब शासन ना करें।
तो हमने ये मांग की, हमने ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे पॉइंट में कि यह जो आंदोलन था वो दूसरे विश्व युद्ध के प्रति भारत की एक प्रतिक्रिया थी, तो बिल्कुल नहीं। दूसरा विश्व युद्ध में भारत को ने डायरेक्टली कोई भी वहाँ पर इंटरफेयर नहीं किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसी तरह का वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति एक प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं थी, यह प्रतिक्रिया थी क्या, यह प्रतिक्रिया थी अंग्रेजों की जो भारत के साथ जो नीतियां थी, अंग्रेजों की जो भारत के प्रति जो शोषणकारी नीतियां थी उसके विरुद्ध। तो भारत के लोगों ने अंग्रेजों से मांग की कि हमें अपना शासन करने का अधिकार सौंपा जाए, और उसके लिए ही एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम है होम रूल लीग आंदोलन। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? बारदोली, चंपारण, दांडी या दक्षिण अफ्रीका? तो क्या पूछा गया है सत्याग्रह के बारे में, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने पहली बार, कब पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया, कहां किया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी ने जो अपना सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था, जब वो वहां पर वकालत करने गए थे, और वकालत करने के दौरान ही उनके साथ जो अलग अलग तरह की घटनाएं घटती हैं उनके चलते ही, जो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही शासन था, वहां पर अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बना रखा था, और वहां पर वो गोरे और काले का बहुत ज़्यादा भेद करते थे, और काले लोगों के साथ बहुत सारी भेदभावकारी नीतियां बना रखी थी उनके लिए। तो उसी भेदभाव वाली नीतियों का विरोध किया था, उन्हीं भेदभाव वाली नीतियों का विरोध किया था किसने? महात्मा गांधी ने। और इस विरोध करने के लिए, या इस विरोध को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो जो सत्याग्रह का जो एक्सपेरिमेंट है गांधी जी का, वो पहली बार उन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में उन्होंने जो किया वो बाद में किया। तो आपको अगर प्रश्न आया कि पहली बार कहां किया, तो दक्षिण अफ्रीका में। भारत में कब किया? तो भारत में किया था उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में। कहां पर किया था? तो उनके द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कहां पर है? चंपारण, जो कि 1917 में करते हैं। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में पहला प्रयोग पूछा जाए प्रश्न में तो इसका जवाब होगा चंपारण 1917। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? पहला ऑप्शन दिया है वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, चौथा ऑप्शन दिया है महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, पहले तो प्रश्न देख लीजिए क्या है, चंपारण संघर्ष या चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा? चंपारण। कब हुआ? तो 1917 में किया उन्होंने। कहां पर है चंपारण? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंपारण की लोकेशन है बिहार में। तो बिहार में 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण नामक जगह पर एक सत्याग्रह किया गया, उसी का नाम है चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न ये पूछा गया है कि इस में गांधी जी का साथ किन किन लोगों ने दिया था दिए गए ऑप्शन में से? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बाबू राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये दो लोग उनके साथ थे इस सत्याग्रह के दौरान। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया था? तो प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया था? यहाँ पर 4 अलग अलग तरह के आंदोलन या सत्याग्रह दिए गए हैं जो कि महात्मा गांधी के द्वारा ही किए गए थे। इनमें से वो कौन सा आंदोलन या सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने पहली बार भारत में क्या किया था? भूख हड़ताल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल निम्न में से किस आंदोलन या सत्याग्रह के दौरान किया था? तो पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद आंदोलन, तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अहमदाबाद आंदोलन। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आंदोलन जो है वो कब हुआ? तो 1918 में। कब हुआ? तो 1918 में। और इस समय होता क्या है, तो ये जो अहमदाबाद में जो एक मिल थी, क्या अहमदाबाद में एक मिल थी कपड़े की, और उस मिल के मजदूरों को अंग्रेज जो है, क्योंकि उस मिल के जो अधिकांश मालिक थे वो अंग्रेज थे, तो वो लोग इस मिल में काम करने वाले मजदूरों को उनका वेतन नहीं दे रहे थे, या उनका वेतन में जो वृद्धि होनी थी उस वेतन वृद्धि को वो नहीं दे रहे थे। तो अहमदाबाद की मिल में काम करने वाले जो मजदूर हुआ करते थे, उन मजदूरों के वेतन वृद्धि के लिए गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन किया गया जिसका नाम है अहमदाबाद आंदोलन। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। उनका एक और अस्त्र जिसका नाम है भूख हड़ताल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? कब किया उन्होंने? तो पहले ये याद रखना होगा 1919 में किसने किया? तो गांधी जी ने। कौन सी सभा? तो सत्याग्रह सभा का आयोजन। तो 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था, ध्यान रखेंगे।
प्रश्न ये पूछा गया है कि किस चीज के विरोध में उन्होंने इस सभा का आयोजन किया था। पहला है नमक कानून के विरोध में, दूसरा है रॉलेट एक्ट के विरोध में, तीसरा है भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919 के विरोध में, और चौथा दिया है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो अंग्रेजों ने जो रॉलेट एक्ट पारित किया था, उस एक्ट के विरोध में गांधी जी के द्वारा एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है सत्याग्रह सभा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी माइकल ओ डायर को किसने मारा था। कौन सा नरसंहार? तो जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था ये आपको पता ही है, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था तो ये भी आपको याद ही होगा, हमने इस पर चर्चा कर ली है। तो पंजाब के शहर अमृतसर में ये नरसंहार या हत्याकांड हुआ था, और इस हत्याकांड या नरसंहार को करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी दिखाई देता है वो है माइकल ओ डायर। अब ये जो माइकल ओ डायर था, इसने क्या किया था, मतलब ये हत्या करवाई थी कहाँ पर? जलियांवाला बाग में, और इस हत्याकांड का बदला एक भारतीय व्यक्ति के द्वारा बाद में इससे ले लिया गया। तो वही प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि कौन सा वो व्यक्ति था जिसने ये कार्य किया था। पहला दिया है भगत सिंह, दूसरा है सुखदेव, तीसरा है अवध बिहारी और चौथा है ऊधम सिंह। तो ध्यान रखेंगे कि माइकल ओ डायर की हत्या करने वाला व्यक्ति इन चारों में से जो हमको दिखाई देता है वो कौन है? ऊधम सिंह। कौन? तो ऊधम सिंह ने ही किसे मारा? माइकल ओ डायर को। कब मारा? तो ये भी ध्यान रखेंगे 1940 में। कहाँ मारा? तो ये इंग्लैंड में ही जाके मारा। तो इंग्लैंड में जाकर के वर्ष 1940 में ऊधम सिंह ने किसकी हत्या कर दी? माइकल ओ डायर की। किस वजह से? तो जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के उद्देश्य से। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहां ली थी? कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। किसने शुरू किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। कब शुरू किया? तो डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सितंबर 1920। तो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने की घोषणा की। प्रश्न ये पूछा गया कि ये जो आंदोलन शुरू किया गया कांग्रेस के द्वारा, इसको शुरू करने की घोषणा कहां पर की गई थी? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बंबई, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है लखनऊ, चौथा है मद्रास। तो इस आंदोलन को शुरू किए जाने की घोषणा कलकत्ता में की गई थी। और ध्यान रखेंगे इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी और कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि आज से वो अंग्रेजों का किसी भी तरह का क्या नहीं करेंगे? सहयोग। तो अंग्रेजों से किसी भी तरह का सहयोग न करने का ही एक आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, और इस आंदोलन का ही नाम है असहयोग आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है सही चुनाव करते हुए निम्नलिखित को मैच कराइए। सूची 1 और सूची 2, दो सूचियां दी गई हैं यहाँ पर, हमको ये दोनों को मिलाना है। यहाँ पर पहली सूची में 4 व्यक्तित्वों के नाम दिए गए हैं। ये चारों ही व्यक्ति जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं या भारत की आज़ादी से जुड़े हुए लोग हैं। और सूची 2 में जो नाम दिया गया है वो अलग अलग तरह के या तो संगठन के नाम दिए हैं यहाँ पर, या फिर अलग अलग तरह के सत्याग्रह आंदोलन के नाम दिए गए हैं। तो यही हमको मिलान करना है। पहला देखते हैं क्या नाम दिया गया है, CR दास, चित्तरंजन दास। ध्यान रखेंगे कौन? तो चित्तरंजन दास। तो किससे जुड़े हुए हैं वही पूछा गया है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो चित्तरंजन दास जी जो थे वो क्या थे? वो जुड़े हुए थे किससे? स्वराज पार्टी से। आपको पता होगा कि वर्ष 1924 में कांग्रेस से अलग होकर के एक नई पार्टी की स्थापना होती है, और उस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में जो नाम दिखाई देते हैं उनमें से एक नाम है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर के एक नई पार्टी बनाई थी वर्ष 1924 में, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और इस पार्टी ने ही वर्ष 1924 के आसपास चुनाव भी लड़े थे भारत में। तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास जो हैं वो स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन 2 देखिए, चित्तरंजन दास से जुड़ा हुआ दिखाई देगा क्या? स्वराज कर्मी। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल अगला नाम दिया गया है। वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आज़ादी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, और उनका नाम जो यहाँ पर दिखाई देगा जुड़ा हुआ वो दिखाई देता है किससे? बारदोली सत्याग्रह से। तीसरा नाम दिया गया है अब्दुल गफ्फार खान का। अब्दुल गफ्फार खान जो थे जिन्हें कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, हमने पहले भी चर्चा की है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने क्षेत्र में, जिनका क्षेत्र था कौन सा? पश्चिमोत्तर भारत, जो वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है उसे हम पश्चिमोत्तर भारत के नाम से जानते हैं। और उस क्षेत्र में उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए एक संगठन बनाया था और एक आंदोलन चलाया था, और उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर तथ्य है। उन्होंने उस संगठन बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती दल। तो लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार संगठन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई
खिदमतगार जो संगठन बनाया गया था किसके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। इन्हें ये लोग लाल कलर के टोपी पहना करते थे, इसलिए इस संगठन के लोगों को लाल कुर्ती वाला दल भी कहा जाता है। ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इनका जो संबंध दिखाई देता है वो है किससे, तो खिलाफत कर्मी के रूप में दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ए का आप देखिए 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ये देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी है लखनऊ अधिवेशन 1899, सी ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन 1928 और डी ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1931। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है लाहौर अधिवेशन 1929। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज मतलब पूरी आज़ादी की मांग की गई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है लाहौर अधिवेशन 1929। ये अधिवेशन कहाँ पर किया गया था, रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे ये अधिवेशन किया गया था, जहाँ पर, और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की कि भारत जो है, क्या घोषणा की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की उन्होंने कि भारत 26 जनवरी 1930 को आज़ाद हो जाएगा। तो नेहरू जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा कर दी कि भारत 26 जनवरी 1930 को आज़ाद हो जाएगा और पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। और इसी को बोला जाता है कि भारत ने या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की और किस अधिवेशन में की कांग्रेस ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये। कौन सा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। अध्यक्ष का नाम आपको ध्यान रखना होगा, किस नदी के किनारे हुआ वो याद रखना होगा, किस वर्ष हुआ वो याद रखना होगा, कहाँ पर हुआ वो याद रखना होगा, और वो कौन सी तिथि थी जिसमें ये बोला गया कि हम आज़ाद हो जाएंगे। तो वो तिथि है आपकी 26 जनवरी 1930। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई। 4 ऑप्शन है, अप्रैल 1929, अप्रैल 1930, मार्च 1931, फरवरी 1933। किसको किसको फांसी की बात की जा रही है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले तुमको ये जान लेना चाहिए कि इनको फांसी किस कारण से दी गई। तो इनको फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा सांडर्स हत्याकांड में शामिल होने की वजह से। तो एक जो अंग्रेज अधिकारी दिखाई देता है, कौन, सांडर्स। तो उस सांडर्स की हत्या के आरोप में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। कब दी गई थी, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है मार्च 1931। तो ध्यान रखेंगे, मार्च 1931 में अंग्रेजों के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सांडर्स हत्याकांड के चलते फांसी की सजा दी गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। कौन सा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और यह पूछा गया है कि ये जो आंदोलन है, जिसको सिविल डिसओबियंस मूवमेंट भी आप कहते हैं, कब शुरू किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा है 1931, तीसरा है 1932 और चौथा ऑप्शन ने दिया है 1939। तो ए है 1930, बी है 1931, सी है 1932 और डी है 1939। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या गांधी जी के द्वारा वर्ष 1930 में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि वह विदेशी पत्रकार कौन था जो दांडी मार्च के समय, कौन सा मार्च, तो दांडी मार्च। तो ध्यान रखेंगे दांडी मार्च क्या है, तो दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। और इस मार्च के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो और कांग्रेस अंग्रेजों के नियम और कानून को नहीं मानेंगे, उसको मना कर देंगे मानने से। और इसके लिए उन्होंने निर्णय लिया कि कांग्रेस और गांधी जी जो हैं वो लोग अंग्रेजों के किसी नियम को तोड़ेंगे। और इसके लिए उन्होंने नमक बनाने का कानून तोड़ने का नियम लिया। उस समय ये नियम था कि नमक बनाने का जो अधिकार है वो
अंग्रेजों के पास था, अंग्रेज ही उस पर कर वसूलने का अधिकार रखते थे। तो गांधी जी ने नमक को ही चुना और नमक को उन्होंने बोला कि नमक बनाने का अधिकार तो एक भारतीय के पास ज़रूर होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि भारतीय लोग या कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपने स्वयं अपने हाथों से स्वयं नमक बनाएंगे, और अंग्रेज़ों के इस कानून का जिसके तहत ये नियम था कि भारत के लोग नमक नहीं बना सकते उसको तोड़ेंगे। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए ही एक मार्च या एक यात्रा निकाली जिसका नाम है दांडी मार्च या दांडी यात्रा। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि जब ये दांडी मार्च या दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी साबरमती से आश्रम से, तो उस आश्रम से जब ये निकाली गई तो उस दौरान एक विदेशी पत्रकार भी गांधी जी के साथ मौजूद था इस पूरी यात्रा में। उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, तो वो कौन सा विदेशी पत्रकार था जिसने गांधी जी की इस पूरी यात्रा को कवर किया था, इसके पूरे रिकॉर्ड बनाए थे। तो ये 4 नाम दिया गया, पहला है रिचर्ड ग्रेग, दूसरा है किरवाई पेज, तीसरा है लुई फिशर और चौथा है वेब मिलर। तो वह विदेशी पत्रकार जो इस मार्च या इस यात्रा के साथ गांधी जी के साथ मौजूद था, या प्रश्न में जो पूछा गया साबरमती आश्रम में मौजूद था, जो भी आप ध्यान रखें, साबरमती आश्रम भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसके अलावा यात्रा को भी ध्यान रख सकते हैं। इस पूरे दौरान जो व्यक्ति हमें दिखाई देता है वो है इन चारों में से वेब मिलर। तो वेब मिलर जो कि एक अमेरिकी नागरिक था, कहाँ का था, तो एक अमेरिकी नागरिक था, एक अमेरिकी पत्रकार था। उसने इस पूरे यात्रा को कवर किया और उसने ही बाद में जाकर के अपने देश में और दुनिया में ये बताया कि कैसे अंग्रेज भारत के लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित होता है भारत की व्यवस्था, उस समय की स्थिति को दुनिया में बताने के लिए कि कैसे अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं। इस पूरी बात को इन्होंने, वेब मिलर ने, दुनिया भर को बताया अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वेब मिलर। कहाँ से संबंधित है, तो अमेरिका से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट द्वारा होम रूल घोषणा के बाद, दूसरा है बंगाल विभाजन के बाद, तीसरा ऑप्शन है दांडी मार्च के बाद, चौथा ऑप्शन दिया है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। तो प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस के द्वारा 1930 में शुरू किया गया था वो इन चारों में से कौन सी घटना के बाद शुरू किया गया। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है, जिसको सिविल डिसओबियंस मूवमेंट भी आप बोलते हैं, ये शुरू किया गया 1930 में कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन के बाद। तो कांग्रेस का जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने ये प्रस्ताव रखा था कि वो क्या करेंगे, अगले साल पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेंगे, और पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए वो एक आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो या इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब कांग्रेस ने 1929 का लाहौर अधिवेशन रखा अपना आयोजित किया, उसी दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी घोषित किया, और उसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया था कांग्रेस ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनमें से जो आपके सामने ऑप्शंस हैं, चौथे नंबर का ऑप्शन जो है आपका वो है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। तो प्रश्न में ये पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया किस घटना के बाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। और ये कब किया कांग्रेस ने, तो 1929 में। कहाँ पर किया, तो मैंने बताया कि लाहौर में किया, और वहीं पर ये सारी बातें होती हैं, घोषणा होती है कि पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। तो ये सारी घोषणाएं होती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी बातें। तो ये जो हमने यहाँ पर ये सारे प्रश्न देखे, ये सारे ही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।